नमस्कार, मैं दीपिका चौहान और आप देख रहे हैं लवीज की खबर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिन भर की उन बड़ी खबरों की जिन्होंने देश की राजनीति में हलचल मचा रखी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटा सा अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे आपकी मौजूदगी महसूस होती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली बड़ी खबर है राहुल गांधी को मिली गोली मारने की धमकी की। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार मोहब्बत की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस ने देश में नफरत का जो जहर घोला है उसे मोहब्बत की ताकत से हराना होगा। लेकिन अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह धमकी किसी आतंकवादी संगठन या सीमा पार से नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष से जुड़ी एक शख्सियत से आई है। टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव ने खुलेआम राहुल गांधी को गोली मारने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने इसे केवल जुबान फिसलना नहीं बल्कि विपक्ष के नेता के खिलाफ सोची समझी साजिश बताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने न केवल अमित शाह को पत्र लिखा बल्कि तत्काल एफआईआर भी दर्ज कराई। हालांकि शुरुआती दौर में केरल पुलिस मामले को दर्ज करने में हिचकिचाती रही और यह हिचकिचाहट विपक्ष के आरोपों को और पुख्ता कर गई कि कहीं न कहीं सरकार इस जहरीले बयान की सहमति दे रही है। बाद में दबाव में आकर मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रवक्ता पर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अपशब्द कहे जाने पर पूरा बीजेपी संगठन सड़क पर उतर सकता है, तो फिर विपक्ष के नेता को गोली मारने जैसी धमकी देने पर चुप्पी क्यों? यह चुप्पी कहीं ना कहीं मौन सहमति ही तो है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब धमकी सत्ता पक्ष की तरफ से आए और सरकार खामोश रह जाए तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की जान का संकट नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी बड़ा खतरा है। विपक्ष का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम साबित करता है कि बीजेपी अब चुनावी हार के डर से इतना बौखला गई है कि विपक्ष की आवाजों को गोली से दबाने की धमकी देने लगी है। अब चलते हैं दूसरी और अहम खबर की तरफ, जो है बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ रही वोटर लिस्ट और एसआईआर विवाद की। चुनाव आयोग 30 सितंबर को फाइनल वोटिंग लिस्ट जारी करने वाला है और अनुमान है कि इसमें लगभग 7 करोड़ 35 लाख मतदाताओं के नाम होंगे। लेकिन इस लिस्ट से जुड़ा विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इसे एसआईआर यानी 100% मतदाता पहचान प्रक्रिया के बाद जारी किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर किया गया है। कई असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं और फर्जी नाम जोड़ दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में 8 अक्टूबर को सुनवाई करने वाला है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग पर यह आरोप लग रहे हैं कि वह सरकार के दबाव में काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियों को यह मतदाता सूची मुफ्त में देने का ऐलान किया है, लेकिन पंजीकृत दलों को इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। विपक्ष का कहना है कि अगर वोटर लिस्ट पारदर्शी होती तो आयोग को इसे लेकर इतनी सावधानी नहीं बरतनी पड़ती। इतना ही नहीं, इस बार के चुनाव में कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। अब मतदाता मोबाइल फोन लेकर वोटिंग बूथ तक जा सकेंगे, बस फोन स्विच ऑफ रखना होगा। साथ ही राजनीतिक दल मतदान केंद्र से अब 200 मीटर नहीं बल्कि 100 मीटर दूर ही अपनी टेबल लगा सकेंगे। ईवीएम पर अब उम्मीदवारों की कलर फोटो होगी और गिनती के दिन अगर पोस्टल बैलेट ज्यादा हुए तो ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले उनकी गिनती पूरी कर ली जाएगी। यानी नियम तो बदल दिए गए हैं, लेकिन मूल सवाल अब भी वही है कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, और यही सवाल इस लिस्ट को लेकर बवाल की जड़ बना हुआ है। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, और यह खबर सीधे चुनाव आयोग की साख से जुड़ी है, क्योंकि अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने भी मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई है। कुरैशी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग को विपक्ष का भरोसा जीतना होगा। विपक्ष सवाल उठाता है तो वह दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र का साथी है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोगों का भरोसा चुनाव आयोग पर 90% तक था, लेकिन अब यह घटकर 30 से 35% रह गया है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुरैशी ने यह भी कहा कि अगर आपके पास विश्वसनीयता है तो आपकी गलतियां भी माफ कर दी जाती हैं।
लेकिन अगर वह नहीं है तो आपके सही कदमों पर भी शक किया जाएगा। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम का प्रस्ताव रखा था जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता शामिल हों, लेकिन अंततः जो कानून बना उसमें प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नियुक्त एक मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल किया गया, यानी बहुमत अपने हाथ में और विपक्ष महज खाना पूर्ति। कुरैशी ने इसे संस्थागत मजाक करार दिया और कहा कि अगर चुनाव आयोग खुद पर उठ रहे सवालों का आत्ममूल्यांकन नहीं करता तो लोकतंत्र की सबसे अहम संस्था भी लोगों की नजरों से गिर जाएगी। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरैशी पहले भी कई मौकों पर सत्ता से टकराने वाले मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते आए हैं और इस बार उनका निशाना सीधे सीधे चुनाव आयोग की मौजूदा कार्यप्रणाली पर है। अब चलते हैं चौथी अहम खबर की तरफ, जो आ रही है बिहार से और इसमें बड़ा नाम है जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर सीधे हत्या के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की जान लेने का आरोप है और मुंगेर में कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में वह अभियुक्त भी रहे। उस समय उन्हें सिर्फ इस आधार पर राहत मिली थी कि वह नाबालिग बताए गए। पीके का कहना है कि सम्राट चौधरी ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश किए और गलत उम्र दिखाई। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि अगर देश में हत्या के अभियुक्तों को ऐसे ही फर्जी कागजों के दम पर छोड़ दिया जाएगा तो फिर जेलों में कैद सभी अपराधियों को भी छोड़ देना चाहिए। पीके ने सम्राट चौधरी के चुनावी हलफनामे का हवाला दिया जिसमें 2020 में उनकी उम्र 51 साल बताई गई है। इसका मतलब हुआ कि 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी, जबकि अदालत में उन्हें नाबालिग बताकर छोड़ दिया गया। यह अपने आप में बड़ा विरोधाभास है। पीके का कहना है कि जब तक कोर्ट से उन्हें निर्दोष साबित नहीं किया जाता तब तक उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर अगर हत्या जैसे संगीन आरोप हों तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल है। पीके की मांग है कि सम्राट चौधरी को तुरंत बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। उनका यह हमला एनडीए में हलचल मचाने वाला साबित हुआ है क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही इस मुद्दे को भुनाना चाहता था और अब पीके के इस बयान ने एनडीए की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब चलते हैं 5वीं खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आइलम मोहम्मद को लेकर भड़काई गई हिंसा ने पूरे देश में सियासत गरमा दी। कानपुर में शुरू हुआ विवाद अब महाराष्ट्र के अहिल्यानगर तक फैल गया, जहां हिंदुस्तान शिव प्रतिष्ठान ने सड़क पर रंगोली बनाई। मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया और नारेबाजी करते हुए पुणे छत्रपति संभाजी नगर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई और 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। वहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले आरोपियों पर कार्रवाई कमजोर नजर आई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समाज में जानबूझकर तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है और जांच की जा रही है कि क्या कोई साजिश है। उन्होंने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी वोट जिहाद का मुद्दा उठा था, अब इसे लेकर दूसरा एंगल देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं 6ठी खबर की तरफ। लद्दाख में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल में भेजा गया। उन पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज है और हिंसा भड़काने का आरोप है। उनकी पत्नी गीतांजलि ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि सोनम ने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था क्योंकि उम्मीद थी कि उनकी मांग पूरी होगी। गीतांजलि ने यह भी कहा कि पुलिस और गृह मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान लिंक के आरोपों पर उचित जांच नहीं हुई। लद्दाख में 4 लोगों की जान गई और समर्थक इस गिरफ्तारी पर भड़क उठे। अब चलते हैं 7वीं और अंतिम खबर की तरफ। तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ ने 40 से अधिक लोगों की जान ले ली। एक्टर और टीवी के प्रमुख विजय की झलक पाने के लिए लोग भारी संख्या में जमा हुए थे, लेकिन भगदड़ के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री एएमके स्टालिन ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी और पब्लिक इवेंट्स के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। भगदड़ की मुख्य वजह अधिक भीड़ बताई जा रही है। राहुल गांधी ने पीड़ितों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, विजय से फोन पर बातचीत की। पुलिस ने विजय की टीवी टीम के जिला सचिव, महासचिव और संयुक्त महासचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया। विजय ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की।